हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 पर। आप लोग हो जाए तैयार, क्योंकि आज से हम आप लोग के बीच GK और GS यानी दोनों का वीडियो हम फिर से लाएंगे। और इससे पहले हम कुछ हिंदी का वीडियो डाल रहे थे और पुनः जो है हम आप लोग के बीच आज से GK और GS का वीडियो डालते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए। उसी क्रम में आज मैं इससे पहले आपको GK में इतिहास का वीडियो डाले थे गौतम बुद्ध, और आज हम पॉलिटिकल साइंस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है चैप्टर लोकसभा का हम वीडियो आपके बीच रख रहे हैं। लोकसभा जिसको बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपुल बोला जाता है लोकसभा। आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा जो होता है वो अस्थाई सदन होता है और निम्न सदन होता है। निम्न सदन होता है, अस्थाई सदन होता है। राज्यसभा जो होता है वो अस्थाई सदन होता है और वह उच्च सदन होता है। लेकिन लोकसभा जो होता है वो निम्न सदन होता है, अस्थाई सदन होता है, जनता का सदन भी कहा जाता है। इसीलिए जनता का सदन कहा जाता है क्योंकि यह जनता के द्वारा जितने भी इसमें सदस्य जाते हैं वो जनता के द्वारा ही चुने हुए होते हैं। इसीलिए इसको जनता का सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है। और इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष से पहले भी विघटन हो सकता है, इसीलिए इसको अस्थाई सदन बोला जाता है। और यह कितने अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 81 के अंतर्गत ये आता है। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत यह आता है लोकसभा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सदस्यों की संरचना के बारे में जानते हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या तो 552 होता है, अधिकतम 552 होता है। 552 को देखते हैं जो कैसे कैसे होता है। सीटों की संख्या 550 और प्लस 2 हो जाता है। 2 होता है कौन? 2 होता है एंग्लो इंडियन, जो आंग्ल भारतीय होते हैं, उसको मिलाकर 552 हो जाता है। तो अधिकतम आपसे पूछा जाएगा सीटों की संख्या तो 552 होता है। अब चलते हैं, 550 जो होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अब देखिए 550 किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। उसमें 530 जो होते हैं भारत के जितने राज्य हैं उनसे चुने जाते हैं, और 20 जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। तो 530 और 20 कितना? 550, और 2 हो गया एंग्लो इंडियन, तो 552 हो गया अधिकतम। तो इस तरह से हम जान सकते हैं। अब आइए, अब इसमें होता क्या है कि 530 तो राज्य से आ जाते हैं, लेकिन 13 जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, क्योंकि यह जनसंख्या पर निर्धारित रहता है। तो 530 और 13 कितना हो गया? 543, और 2 हो जाते हैं आंग्ल भारतीय, तो ये कितना हो जाएगा? 545। ये जो होते हैं यह अनुच्छेद 331 के तहत जो है यह ये जो है एंग्लो इंडियन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो चुना जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो कुल मिला के कितना? 545। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा के सदस्य की संख्या ओनली। इसमें 2 क्वेश्चन बनता है, आप लोग याद रखिएगा, इससे कंफ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि 543 वाला ऑप्शन रहता है और 545 वाला भी ऑप्शन रहता है, तो दोनों रहता है। इसको हम समझेंगे कैसे? 543 को समझते हैं। क्वेश्चन ये रहेगा कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना होता है। मात्र सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है, तो मात्र अगर सदस्य की संख्या पूछेगा, सदस्य की संख्या, तो आपको याद रखना है 543। इसी में पूछा जाएगा कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है, तो कुल जखने पूछेगा उस समय हो जाएगा 545। इसी में अगर पूछेगा अधिकतम कितना होता है तो 552 होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इन सारी बातों को।
आगे बढ़ते हैं। इतनी बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए सदस्यों का चयन किस प्रकार होता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चयन किस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है, तो याद रखना है प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप किसको कहा जाता है, आपको पता होगा कि लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसे लोकतंत्र को कहा जाता है जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है और जनता स्वयं अपने मनपसंद उम्मीदवार को चुनते हैं वोट देकर, तो वो क्या हो जाता है, वो प्रत्यक्ष हो जाता है। वो क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। और अप्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष वह लोकतंत्र होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र को कहा जाता है जिसमें जनता के चुने गए प्रतिनिधि किसी को चुनते हैं, वो क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। तो इनका जो सदस्यों का जो चयन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता के द्वारा होता है। उसके बाद होता है सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार 18 वर्ष से ऊपर वाले जो होते हैं, जो भी होते हैं व्यक्ति, वो भी इस मतदान में भाग ले सकते हैं। तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है। और इसमें क्या होता है, ऐसी बात नहीं है कि अगर मान लीजिए 5 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 10, 2 उम्मीदवार को 15, तीसरा उम्मीदवार को 25, चौथा उम्मीदवार को 35, पांचवा उम्मीदवार को 55, तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, जिसकी मत की संख्या ज़्यादा होगी वही चुनाव जीतेंगे, वही चुनाव जीतेंगे। यानी सबसे ज़्यादा 55 है तो 55 वाले ही उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसमें जो है हम इसका क्या करेंगे, वरीयता लगाएंगे, ऐसी बात नहीं। सीधे कहेंगे कि जिसकी संख्या ज़्यादा हो, जिसकी संख्या, वोटों की संख्या ज़्यादा हो वही चुनाव जीतेंगे। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि उम्मीदवार में पहले आओ मतलब क्या, पहले आना है, मतलब फर्स्ट में जो आएंगे, यानी वोटों की संख्या फर्स्ट में जिनका आएगा वही चुनाव जीतेंगे। चलिए अब योग्यता के बारे में जानते हैं। योग्यता क्या क्या होना चाहिए। पहली बात ये कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र सीमा होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर भारत के कोई प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है 25 वर्ष। कितने वर्ष, 25 वर्ष। चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों या राज्यसभा के सदस्य हों, राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जैसे मनमोहन सिंह चुनाव नहीं लड़े आज तक, वो राज्यसभा से ही नामित होते आ रहे थे और उनको ही उसी के आधार पर प्रधानमंत्री बनाया जाता था। तो राज्यसभा से भी नामित होकर वो सदस्य रहेंगे, वो उनको भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को कि भारत का वो नागरिक होंगे, 25 वर्ष उनकी उम्र सीमा होनी चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप सरकारी जॉब में हैं, यानी आप लाभ ले रहे हैं, तो आप इस पद पे नहीं आ सकते हैं। उससे पहले आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, यानी उसके इस्तीफा देना पड़ेगा, तो आप इसमें खड़ा हो सकते हैं, यानी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये हो गया। पागल दिवालिया नहीं हो, मानसिक रूप से, यानी मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और क्या, दिवालिया कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कोई भी व्यक्ति है और वह क्या किया, सरकार से लोन ले लिया, यानी कर्ज ले लिया, कर्ज लेकर और वो क्या किया, वो भाग गया, विदेश चला गया, तो सरकार ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया। तो इस तरह से वो व्यक्ति भी भारत का वो सदस्य, लोकसभा सदस्य नहीं बन सकता। तो इन सारी बातों को आप समझ गए होंगे। कार्यकाल के बारे में जानते हैं, तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इससे पहले भी इसको हम विघटन हो सकता है, इससे पहले भी विघटन हो सकता है। क्यों हो सकता है, आप ये भी जान लीजिए कि अनुच्छेद 85 के तहत विघटन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा भंग कितने अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है, या विघटन कितने अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा भंग किया जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाता है आपका
राष्ट्रीय आपात। आप जानते होइएगा कि राष्ट्रीय आपात जो था 352, राष्ट्रीय आपात 352 यानी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। वित्तीय आपात 360 के तहत लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है। तो वित्तीय आपात में क्या होता है कि अनुच्छेद 83(2) के तहत अगर भारत में अगर राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो उसको जो है लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। 83(2) के तहत अनुच्छेद 2 में यह बताया गया है कि अगर राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है लोकसभा में, मतलब भारत में, तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर हो गया राष्ट्रीय आपात खत्म हो गया तो 6 महीना के अंदर फिर चुनाव करा लेना है। लेकिन अगर नहीं राष्ट्रीय आपात नहीं हटा तो यह धीरे धीरे एक बरस जो है हम बढ़ाते चले जाएंगे। ये आपके अनुच्छेद 83(2) में लिखा हुआ है। आपको जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि एक बार ऐसा हुआ था जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत उस समय इंदिरा गांधी ने इसको 1 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था। जो आपको यहाँ बताया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 का कार्यकाल बढ़ाया गया था। 1976 में लोकसभा का 1976 में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया, यानी 5 वर्ष का था तो 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था। किसके कार्यकाल में? तो याद रखिएगा आप लोग, किसके कार्यकाल में? तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उसके बाद ही 1977 में क्या हुआ? गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी हमारे भारत में, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जो 1977 में ही बना था। और फिर क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, जिस समय हमारे देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई आते हैं और उन्होंने 5 वर्ष कर दिया था। ये आपको बताया गया 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत। अब आपको बता देते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष होते हैं और एक होते हैं उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष जो होते हैं वो आप याद कर लीजिए, अध्यक्ष जो होते हैं वो उनको भी कुछ शक्तियां दी गई है, उनको भी कुछ शक्तियां दी गई है। अध्यक्ष अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो उपाध्यक्ष को देंगे, और उपाध्यक्ष अगर इस्तीफा देना चाहेंगे तो अध्यक्ष को दे सकते हैं, अध्यक्ष को दे सकते हैं। चलिए अब हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताएंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 से लेकर और 97 के बीच इनके पद और शक्तियों का वर्णन है। ठीक है, पद और शक्तियों का वर्णन है। चलिए, और ये जो होते हैं अध्यक्ष जो होते हैं वो क्या करते हैं? संचालन करते हैं। लोकसभा का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। लोकसभा का क्या करते हैं? ये संचालन करते हैं। और अनुच्छेद 93 से लेकर और 97 के बीच इनके पद और शक्ति का वर्णन किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष को अगर हटाना है तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही पहले चुना जाता है और लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही प्रस्ताव पारित करके इनको हटाया भी जा सकता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो अगर मान लीजिए अध्यक्ष अगर त्याग पर देना चाहता है तो उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष अगर त्याग पर देना चाहेगा तो वो अध्यक्ष को देगा। सेम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में होता है। राष्ट्रपति अगर अपना इस्तीफा देंगे तो उपराष्ट्रपति को देंगे, उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा देंगे तो राष्ट्रपति को देंगे। सेम यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो अनुच्छेद 108 के तहत इनको विशेष अधिकार दिया गया है कि संयुक्त अधिवेशन की क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, और निर्णायक मत देने का भी इनको अधिकार है। इनको अधिकार है निर्णायक मत देने का। अगर बराबरी में चला जाए तो निर्णायक मत को देंगे? अध्यक्ष देंगे। आरक्षण, अब आरक्षण की बात बोलते हैं तो आरक्षण में अनुच्छेद 30 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 330 में क्या लिखा गया है? 330 में 2 आते हैं आरक्षण में। एक हो जाता है SC
जिसको क्या कहा जाता है, अनुसूचित जाति, जिसको क्या कहा जाता है, अनुसूचित जाति। तो लोकसभा में अगर आपसे पूछा जाएगा अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट निर्धारित की गई है, तो आपको याद रखना है 84 सीट याद रखना है। 84 सीट जो है अनुच्छेद 330 के तहत ये आरक्षण की व्यवस्था है। किसके लिए, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 330 के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि कितना सीट, तो अनुसूचित जनजाति और जाति दोनों में अंतर है। अनुसूचित जनजाति को बोला जाता है एसटी और अनुसूचित जाति को बोला जाता है एससी। तो एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित है, यानी कहने का मतलब यह है कि एससी समुदाय के लोग ही उस पद पे चुनाव लड़ सकते हैं। आरक्षण का मतलब यही हुआ। और एसटी वाले जो होंगे उनके लिए 47 सीट है ओनली लोकसभा में। तो इतना आप लोग समझ जाइएगा। अनुच्छेद 331 जो है वो आंग्ल भारतीय, जो हम आपको बताए थे कि आंग्ल भारतीय को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, एंग्लो इंडियंस वही हुआ, वही 331 है। मेरे वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप मेहनत कीजिए और मेहनत से पीछे मत भागिए। मेहनत से आपको आगे बढ़ाएगा और आपके कर्म ही आपकी पहचान है। बिना कर्म का कोई पहचान नहीं होता है। नाम तो सबका अलग अलग, एक ही नाम का बहुत सारा व्यक्ति होता है, लेकिन अगर आपका कर्म जो होगा वही आपको पहचान दिलाएगा। इसीलिए दोस्तों आप अपने कर्म पर अडिग रहिए, हौसला और विश्वास के साथ यूँ मेरे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।